हेलो एवरीवन। आज से क्लास से पहले से हमने पढ़ रखा है विभव मापी के बारे में, मीटर सेतु के बारे में और व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। आज हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जो हमने पहले के 3 चैप्टर पढ़ रखे हैं। उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे कि आखिर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो आइए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम आज मिक्स्ड क्वेश्चन जो हमारे 3 चैप्टर हैं, पहला जो चैप्टर था हमारा वह वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, दूसरा जो चैप्टर था हमारा वह था आपका वैद्युत विभव एवं संधारित्र, और हमने तीसरा जो चैप्टर पढ़ा वैद्युत चालन ओम्स का नियम। इन चैप्टरों में हम देखेंगे कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक वैद्युत परिपथ हमारे पास दी हुई है। ये एक वैद्युत परिपथ हमारे पास दी हुई है जिसमें 15 वोल्ट का वैद्युत सेल लगा हुआ है। यह जो प्रतिरोध है वह 2 ओम का है और यह प्रतिरोध जो है वह 8 ओम का है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यदि इस परिपथ में शक्ति 150 वाट है, जो शक्ति को हम किससे दर्शाते हैं, P से, तो यदि शक्ति जो है वह 150 वाट है तो आप R का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर इस वैद्युत परिपथ की शक्ति दी गई है और R का मान आपसे पूछा जा रहा है। यह जो सवाल है वह आपका AIEEE 2002 में आया है। ऑप्शंस भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन जो आ रहे हैं 2 ओम, 6 ओम, 5 ओम एवं 4 ओम। 2, 6, 5 एवं 4 ओम, यह 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस परिपथ में सबसे पहले यदि आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लें तो आपको P का सूत्र V²/R लगा सकते हैं और वहां से हम R की मान निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम कोशिश करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/R इक्विवेलेंट, जो कि बराबर होगा 1/R प्लस 1/2 के। यदि आप यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो यह 2R और यह क्या हो जाएगा 2 प्लस R। यदि आप तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो यह 2R बटे 2 प्लस R होगा। यहाँ पर यदि आप P का मान निकालें तो P का मान क्या होता है V²/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, V का मान आपको पता है। ये देखते हैं P बराबर हमने क्या लिखा है, P बराबर हमने लिखा है V²/R इक्विवेलेंट। V का मान हमें पता है 15 दिया गया है हमारे सवाल में, और R इक्विवेलेंट जो अभी हमने निकाला है 2R अपॉन 2 प्लस R। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 2R अपॉन 2 प्लस R। यदि पीछे हम सवाल में देखें तो हमारे पास P का मान भी 150 वाट दिया हुआ है, तो हम इसे कुछ ऐसा लिख सकते हैं 150 बराबर 15 का जो वर्ग होगा वह 225 होगा बटे 2R अपॉन 2 प्लस R। ये आपका ऊपर आ जाएगा तो यह हो जाएगा 150 बराबर 225 गुने 2 प्लस R अपॉन 2R, और ये जो है यह क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 300R बराबर 450 प्लस 225 R। यदि आप इसे इधर भेजें तो 75R बराबर क्या हो जाएगा 450। तो R बराबर क्या हो जाएगा 450 बटे 75। यदि आप इसे भाग दें तो यह 15 से 5 बार में, यह 15 से 30 बार में, तो यह कुल 6 ओम आएगा। तो जो R का मान है, R प्रतिरोध का जो मान है वह R का मान कितना आ रहा है, 6 ओम आ रहा है। और 6 ओम हमारा ऑप्शन बी दिया गया है। 6 ओम हम पीछे यदि देखें तो हमारा ऑप्शन बी जो है वह क्या है, 6 ओम। तो एक बार इस प्रश्न को आप कॉपी कर लें। ये फर्स्ट पेज तो कॉपी हो गया होगा, सेकंड पेज आप कॉपी कर लें। तो यह प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। और AIEEE मतलब अब जो हमारा जेईई मेंस की परीक्षा में इस लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं।
चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि यह क्वेश्चन जो है वह आपका AIEEE 2011 में आया है। यदि आप बात करें तो यह कब आया है? AIEEE 2011 में यह प्रश्न आया है। तो प्रश्न बोल रहा है यदि किसी तार को खींचकर 0.1% लंबा कर दिया जाए, तार को खींचकर 0.1% लंबा कर दिया जाए, लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध, पहला ऑप्शन दिया गया है यहां पर 0.05% बढ़ जाएगा, 0.05% बढ़ जाएगा। मैं ऊपर का एरो बता रहा हूं बढ़ जाएगा के लिए। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.2% बढ़ जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.2% घट जाएगा, 0.2% घट जाएगा। और चौथा ऑप्शन दिया गया है 0.05% घट जाएगा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। यदि लंबाई को क्या कर दिया जाए, लंबाई की वृद्धि कर दी जाए 0.1%। प्रतिरोध को, तार को खींचने का सवाल है। प्रतिरोध में जो बदलाव है वह बदलाव बतलाना है। तो देखिए हम मानते हैं कि पहले हमारे पास L लंबाई का तार था और क्षेत्रफल A था, तो R बराबर क्या था, रो L बटे A था। ये पहले था। लेकिन जब हम बाद की बात करेंगे तो बाद में यह क्या हो जाएगा, बाद में यह L1 हो जाएगा और एरिया इसका A1 हो जाएगा। L1 जो है वह L में L का 0.1% बढ़ गया, मतलब 0.1 L जो है 0.1 L बटे 100 जो है वह बढ़ गया। मतलब यह आपके पास आ गया L प्लस 0.001 L, मतलब यह क्या आ गया 1.001 L। तो L1 की वैल्यू आ गई। यदि L1 की वैल्यू आ गई तो आप A1 का भी मान निकाल सकते हैं। तो यह क्या होगा, A इंटू L इज इक्वल टू A1 इंटू L1। तो A और L को तो ऐसे ही रहने देंगे आप, A1 का जो मान होगा वो क्या होगा पता नहीं, और L1 को आप लिखेंगे 1.001 L। L से L जो है वह क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, A बाई 1.001। तो लंबाई में भी बदलाव हुआ है और क्षेत्रफल में भी बदलाव हुआ है। तो जो प्रतिरोध है, जिस प्रतिरोध की हम बात कर रहे हैं वह R1 क्या हो जाएगा, रो L1 बाई A1। चूंकि आपके पास क्या है, चूंकि आपके पास यहाँ पर रो में कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, रो गुने L1 का मान क्या था 1.001 L बटे, यहां पर यदि आप बात करेंगे तो A बटे 1.001, यह कहां चला आएगा, यह जो है वह ऊपर चला आएगा। तो यहाँ पे आपके रो की जो मान है वह रो की मान कितनी हो जाएगी, वह रो की मान रो L बटे A एक तरफ हो जाएगा और यह आ जाएगा 1.001 गुने 1.001। यदि आप R1 और R को भाग दें तो आपको यहाँ पर क्या निकल सकता है, बदलाव निकल सकता है।
ठीक है, आपका क्या होगा, बदलाव निकल सकता है। इसी प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए, हम सिंपल पहले समझ लेते हैं कि यह प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। हमें बोला जा रहा है कि R बराबर रो L बटे A होता है, और यदि लंबाई में वृद्धि हो तो प्रतिरोध जो है वह बढ़ता है। यदि क्या हो, लंबाई में वृद्धि हो तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हम दो ऑप्शन जो है वह दो ऑप्शन क्या कर सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, जिसमें क्या है, कमी है। क्योंकि लंबाई में यहाँ पे क्या हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो कमी वाली जो चीज है, कमी वाली चीज क्या हो जाएंगी, हटा दी जाएंगी। अब समझिएगा, यदि R जो है वह रो L बाई A के बराबर है, तो R L पे भी निर्भर कर रहा है और A पर भी निर्भर कर रहा है। R किस पर निर्भर कर रहा है, L पे भी निर्भर कर रहा है और A पर भी निर्भर कर रहा है, जिसके कारण रो पर निर्भर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रो तो समान है। तो यदि आप बात करेंगे कि R में जो एरर, त्रुटि होगी, डेल्टा R बाई R जो होगा वह लंबाई में त्रुटि और क्षेत्रफल में त्रुटि के योग के बराबर होगी। ठीक है, और हमें यहां पर दिया जा रहा है कि लंबाई में कितने की त्रुटि है, 0.1% की त्रुटि है। लंबाई में कितने की त्रुटि है, 0.1% की त्रुटि है। तो यहां पे यदि आप ऐसा लिख दें कि प्रतिशत त्रुटि इन R बराबर प्रतिशत त्रुटि जो लंबाई में है, प्रतिशत त्रुटि जो लंबाई में है और प्रतिशत त्रुटि जो क्षेत्रफल में है। और हमें पता है कि जिस फैक्टर से, जिस गुणे से लंबाई बढ़ती है, उसी गुणे से हमने अभी देखा भी है कि लंबाई जो था वो 1.001 L हुआ था, तो जो क्षेत्रफल है वह क्या हो गया था, A बटे 1.001। मतलब जितने से लंबाई बढ़ती है उतने से ही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो जो बदलाव है वह क्या है, 0.1 प्लस 0.1, क्योंकि लंबाई में भी 0.1% की बदलाव है और क्षेत्रफल में भी 0.1% का बदलाव है। तो जो प्रतिरोध में कुल बदलाव होगा वह 0.2% होगा। तो यह जो मेथड है हमारा, यह एरर, बेसिकली ये जो एरर त्रुटि है, यह त्रुटि हमने क्लास 11th में पढ़ा है और इस त्रुटि का इस्तेमाल हम यहां पर सीधे से कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमसे प्रश्न बहुत सीधा पूछा जाता है, लेकिन यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या है, बहुत मुश्किल हो जाएगा और शायद आप इसको जो है वह हल नहीं कर पाएंगे। इस कारण से यहां पर थोड़ा अलग तरीका अपनाना जरूरी हो जाता है और हमने बदलाव को त्रुटि मानते हुए त्रुटि का सूत्र लगा दिया, जिससे कि हमारा क्या हो गया, जिससे कि हमारा उत्तर आ गया 0.2% की जो वृद्धि होगी वह हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है। यदि आप प्रश्न में देखें पीछे जाकर तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है, 0.2% की वृद्धि। तो यह ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, सवाल जो है वो बहुत ही सिंपल था, लेकिन अगर हम नॉर्मल मेथड से करें तो नॉर्मल मेथड से करने में जो कैलकुलेशन है वह कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी, जिससे गलती होने के चांसेस जो है वह बहुत ज्यादा है। इस कारण से हमने क्या किया, हमने इसमें त्रुटि का फॉर्मूला लगाया। त्रुटि का फॉर्मूला पहले बेसिक हमने क्लास 11th में पढ़ रखा है। तो यह एक बेसिक सा प्रश्न आपसे पूछा गया था ट्रिपल ई में। फिर आपको यदि बता दूं कि यह जेई मेंस का जो लेवल है वह जेई मेंस का आपका लेवल होता है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं जो आईआईटी 2010 में पूछा गया है आपसे। आईआईटी 2010 में एक प्रश्न पूछा गया है, संदीप्त बलों को बनाने में ध्यान रखा जाता है कि उनके फिलामेंट के प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़े। मतलब यदि आप बल्ब बनाते हैं तो बल्ब बनाने में हम सबसे पहले यह ध्यान रखते हैं कि बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो ताप बढ़ने पर क्या हो, उस फिलामेंट का प्रतिरोध बढ़े। यदि कमरे के ताप पर 100 वाट, 60 वाट तथा 40 वाट बल्ब
तीन बल्ब दिए हुए हैं आपको, पहला 100 वाट है, दूसरा 60 वाट है और तीसरा 40 वाट है। और यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, यहाँ पर इनका प्रतिरोध दिया गया है कि इसका जो 100 वाट बल्ब है उसके प्रतिरोध को हम R100 बोलेंगे, जो 60 वाट बल्ब है उसे हम R60 बोलेंगे और जो 40 वाट बल्ब है उसे हम R40 बोलेंगे। तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। तो जो प्रथम है वह प्रथम है 1/R100, ऑप्शन जो दिया गया है 1/R40 प्लस 1/R60। दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है R100 बराबर R40 प्लस R60। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है वह ऑप्शन दिया गया है कि R100 जो है वह बड़ा है R60 से, जो कि बड़ा है R40 से। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वह दिया गया है कि 1/R100 जो है वह बड़ा है 1/R60 से, जो कि बड़ा है 1/R40 से। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न आपके IIT 2010 में आया था। इस प्रश्न की बात करें तो यह IIT 2010 में आया था। तो तीन आपको बल्ब दिए गए हैं, 100 वाट के, 60 वाट के और 40 वाट के, और पूछा जा रहा है कि इनके प्रतिरोधों में जो रिलेशन होगा वह रिलेशन कौन सा होगा। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो समझना होगा वह यह समझना होगा कि कमरे में यदि हम इन बल्बों को जला रहे हैं तो जो इनका विभवांतर होगा वह विभवांतर क्या होगा, समान होगा। यह एक चीज हमें यहाँ समझनी होगी कि कमरे में जो विभवांतर होगा वह विभवांतर क्या होगा, समान होगा। अब प्रयास करके देखें कि क्या यह हो पा रहा है या नहीं। यदि किसी का आंसर आए तो आप चैट सेक्शन में बतला सकते हैं। ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं है यह। देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें शक्ति और प्रतिरोध के बीच में क्या चाहिए, एक सूत्र चाहिए। तो चूंकि यहाँ पर विभवांतर जो है वह समान है तो हम P बराबर V²/R रिलेशन रखें तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब आप देखें कि P1 जो होगा वह 1/R1 के समानुपाती होगा, P2 जो होगा वह 1/R2 के समानुपाती होगा और P3 जो होगा वह 1/R3 के समानुपाती होगा। यदि आप P1 को क्या मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, तो आप देखिए P100 जो है वह ग्रेटर है P60 से, जो ग्रेटर है P40 से। हमें दी ही है 100 वाट, 60 वाट और 40 वाट। तो शक्ति बतलाई गई है, तो शक्ति क्या है आपकी, ज्यादा है 100 वाट की, फिर है 60 वाट की, फिर है 40 वाट की। तो P100 के जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1/R100, 1/R60 और 1/R40। तो ये जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हम देखें कौन सा सही है, ऑप्शन डी जो है इसका क्या है, करेक्ट है। इसे आप देख लें एक बार फिर से, इस प्रश्न को 2 मिनट का समय है, आप इसे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या। तो इस प्रश्न में यह भी ऑप्शन हो सकता था, अगर आप एक और ऑप्शन देखें तो इस प्रश्न में यह भी हो सकता था कि R40 जो है वह सबसे छोटा है, R60 उससे ये है और R नहीं, ये थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। यह ऑप्शन जस्ट क्या हो सकता था, इसका ऑप्शन जस्ट उल्टा हो सकता था कि R40 जो है वह सबसे बड़ा है तो 1/R40 जो है वह सबसे छोटा है। ठीक है, तो यह एक प्रश्न हमारा IIT 2010 में आया था, जिसे कि हमने यहाँ पर देख लिया। चलिए, एक सवाल नीट 2018 में आया है, उस प्रश्न को देखते हैं। नीट 2018 में एक प्रश्न आया है कि 47 प्लस माइनस 4.7, 47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम का एक प्रतिरोध है।
47 प्लस माइनस 4.7 किलो ओम का एक प्रतिरोध है। ठीक है, तो इसमें जो आपके पास क्या होगा, इसमें जो आपके पास 4 रंग है या कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध में हमें पता है कि 4 रंग होते हैं, तो वह जो 4 पट्टियों का रंग है वह कौन सा होगा, पीला, हरा, बैंगनी, पीला, हरा, बैंगनी, सुनहरा, सुनहरा। दूसरा जो दिया हुआ है वह आपको दिया हुआ है पीला, बैंगनी, नारंगी, चांदी, नारंगी, चांदी। यह आपको 4 जो पट्टियां होती हैं, हमने कार्बन रजिस्टर में देख रखा है कि 4 पट्टियां होती हैं, उनका आपको रंग दिया हुआ है। बैंगनी, तीसरा ऑप्शन है बैंगनी, पीला, नारंगी और चांदी। हरा, नारंगी, बैंगनी, सुनहरा, बैंगनी, सुनहरा। यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 रंग दिए गए हैं, 4 पट्टियां दी गई हैं। इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप बतलाना है कि कौन सा जो है वह सही होगा। तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा आप यदि दिमाग लगाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यदि हम बात करें तो हमें इसका टेबल याद होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले तो यदि आपको याद है तो आपको बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऐसा यह जो थे वो कलर्स थे आपके पास। ठीक है, यह जो है वो क्या है आपके पास, कलर्स है। फिर से एक बार मैं लिख देता हूँ, नीचे जो है वो नहीं आ रहा है। तो आपके पास बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। अब देखते हैं इनमें जो है संख्याएं कौन सी हैं। तो यह संख्या 0 होता है, यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, इसकी संख्या 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखिए, पहली जो अंक है वह क्या है, 4। तो 4 किसका अंक है, वाई। वाई मतलब क्या है, यह पीला है। वाई मतलब क्या है, यह पीला है। तो वह ऑप्शन जिसमें पहला कलर, पहला रंग पीला नहीं है, वह ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि बैंगनी रहता तो 7 होना चाहिए था, और यदि हरा रहता तो प्रथम जो संख्या है वह 5 होनी चाहिए थी। तो यह दोनों जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम आते हैं, दूसरी संख्या जो है वह 7 है, तो पीले के बाद क्या होनी चाहिए, बैंगनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। इसे हमने पहले तो कैसे सॉल्व कर लिया, ऑप्शंस के तरीके से ही सॉल्व कर लिया। इसमें सॉल्व करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इसमें सॉल्व करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। आप सीधे कलर से भी देखें, आप सीधे ऑप्शन से सॉल्व करें। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि आप सवालों का हल पूर्ण तरीके से करें। आपको ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बहुत सवाल में एग्जाम आपसे यह चाहता है कि आप ऑप्शनों को देखें और आप सवाल को सॉल्व ना करके ऑप्शन ही देख के हल निकालें। तो यह एक प्रश्न देखिए नीट 2018 में आया था, जो कि बहुत ही आसान है, कुछ ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। अब यदि आप, और अगर आप बोले कि ये तो सर ऑप्शन से सॉल्व किया, इसे सही तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि हमने वहां पर देखा था कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लायर होगा या कोई चीज होगी। तो हम देखते हैं, हम इसे सॉल्व करते हैं। ये ऑप्शंस में मिटा रहा हूं ताकि आपको यहाँ पर समझ में आ सके। ये ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन में मिटा रहा हूं। देखिए, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि 47 गुने
10 के पावर 3 प्लस माइनस, क्योंकि किलो को हमने क्या लिख दिया 10 के पावर 3 प्लस माइनस 4.7 गुने 10 के पावर 3, और यह जो है 47 गुने 10 के पावर 3 का यह 10% है। 47 गुने 10 के पावर 3 का क्या क्या है 10% है। तो आप यहां ध्यान दें तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं 47 गुने 10 के पावर 3 प्लस माइनस 10%, प्लस माइनस क्या है 10%। तो यहां पर आप ध्यान दे पा रहे हैं कि यह हमारे पास अब जो प्रतिरोध है वह ये है, और 4 जो संख्या है 4 संख्या है आपके पास पीले के लिए, 7 जो संख्या है वह 7 संख्या किसके लिए है बैंगनी के लिए, 10 के पावर 3 जो है मल्टीप्लायर वह किसके लिए आएगा नारंगी के लिए। और यदि आप 10% की बात करें तो 10% जो है वह किसके लिए आता है चांदी रंग के लिए आता है। तो यह जो 4 रंगे होंगी वह पीला, बैंगनी, नारंगी और चांदी होंगी। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कुल प्रतिरोध लिखकर भी आप इसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो नीट 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। तो आप देख रहे हैं कि यदि आपने पढ़ाई सही से कर रखी है तो जो भी आपको पढ़ाया गया है प्रश्न आपको वहीं से पूछा जाएगा। कोई भी ऐसा अलग प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता है, बस आपको चीजें जो हैं वह याद होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को भी हमने 2 तरीके से सॉल्व किया, 2 तरीके देखे बेसिकली हमने इस प्रश्न को सॉल्व करने के। चलिए कुछ प्रश्न हम देखते हैं संधारित्र और धारिता पे, जो हमने आगे के प्रश्न देखे हैं। तो हम संधारित्र और धारिता पे हम कुछ प्रश्न देखते हैं। तो आइए हम एक प्रश्न देखें। यह प्रश्न बोल रहा है कि हमारे पास एक वैद्युत परिपथ है जिसमें यहाँ पर ईएमएफ ई है और 2 संधारित्र लगे हुए हैं। पहली की धारिता V है, सॉरी ये ई के जगह आप V लिख लीजिए। यह क्या है आपके पास V है, 2 संधारित्र लगे हुए हैं। ये जो है ये संधारित्र हैं, 2 संधारित्र लगे हुए हैं। यह C है और यह जो है यह C/2 है। 2 जो संधारित्र लगे हुए हैं वो कितने धारिता के लगे हैं C और C/2। तो यह बोल रहा है कि दोनों संधारित्रों को पूर्णतः आवेशित करने में, दोनों संधारित्रों को पूर्णतः आवेशित करने में कितना कार्य किया जाएगा। तो पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है आपको वह 3/4 CV² दिया जा रहा है। दूसरा जो ऑप्शन दिया जा रहा है वह 1/2 CV² दिया जा रहा है। तीसरा जो ऑप्शन दिया जा रहा है वह 1/4 CV² दिया जा रहा है। और चौथा जो ऑप्शन दिया जा रहा है वह 2C/V² दिया जा रहा है। 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, और यह जो है वह आपके AIPMT 2007, AIPMT फिर से नीट जो एग्जाम होता है उसका पहला नाम है। तो यह आप बोल सकते हैं कि यह आपको पहले नीट की परीक्षा को AIPMT बुलाया जाता था। तो आपके पास नीट 2007 में यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो प्रयास करें इस प्रश्न को हल करने का। यदि उत्तर आए तो आप चैट के माध्यम से बतला सकते हैं। ऑप्शन ए काला डूंगी से उत्तर आया है, बिल्कुल सही उत्तर है। यह प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपके नीट, मैंने आपको बता रखा है जो भी हम प्रश्न कर रहे हैं आज वह आपके प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस है। मैं आपको साल के साथ बतला रहा हूं कि किस एग्जाम में पूछा गया है। हो सकता है कि यह प्रश्न आपको एनसीईआरटी में भी मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि सवाल जो है वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट नहीं आते हैं। डायरेक्ट सवाल भी आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यह जो प्रश्न है मैं आपको साल के साथ बतला रहा हूं कि किस परीक्षा में यह प्रश्न पूछे गए हैं। जीआईसी काला डूंगी से इसका उत्तर आया है ऑप्शन ए 3/4 CV², और यह उत्तर जो है वह बिल्कुल सही है। तो आइए हम इसे
सॉल्व हल करके देखते हैं। यहाँ पर अगर आप तुल्य धारिता निकालेंगे तो क्योंकि यह C और यह C/2 दोनों जो है वह किसमें है, समांतर क्रम में संयोजित है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम संधारित्रों की धारिताओं को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, कैपेसिटेंस को ऐड कर देते हैं, तो यह आ गया 3C/2। और अगर एनर्जी या वर्क का फॉर्मूला आपको याद है तो यह होता है हाफ CV², तो आप 1/2 इंटू C के जगह अब आप 3C/2 लिखेंगे और V² लिखेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 3/4 CV²। यह आपका कब आया था, AIPMT 2007 या फिर आप इसे नीट 2007 बोल सकते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो बेसिक ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहा है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। जैसे कि देखिए एक प्रश्न, हमने ऐसा प्रश्न पहले भी कर रखा होगा, यहाँ पर UPCPMT उत्तर प्रदेश कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश, पहले आप शायद 14 से पहले तक हर स्टेट का अपना अलग एक मेडिकल का एग्जाम हुआ करता था, राज्य की जो आपके मेडिकल कॉलेज है उनके लिए। तो 2012 के उत्तर प्रदेश की परीक्षा में यह सवाल पूछा गया है कि आपके पास यहां पर संधारित्र लगाए गए हैं, यहां पर संधारित्र है आपके पास, यहां पर एक C4 धारिता की C4 संधारित्र रखा गया है, यहां पर एक C1 संधारित्र रखा गया है, यहां पर एक C2 और यहां पर एक C3। यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। तो बोला जा रहा है यह 4 संधारित्र हैं, C1, C2, C3 और C4, जिनका सभी का मान जो है वह 9 माइक्रोफैरड है, 9 माइक्रोफैरड है। ठीक है, सभी का C1, C2, C3, C4 का मान कितना है, 9 माइक्रोफैरड है। तो तुल्य धारिता पूछी जा रही है A और B के बीच में, तो जो तुल्य धारिता है उसका ऑप्शन आपको दिया गया है 9 माइक्रोफैरड, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दी गई है ऑप्शन 9 माइक्रोफैरड, 18 माइक्रोफैरड, 4.5 माइक्रोफैरड और ऑप्शन डी जो आपके पास दिया गया है वह दिया गया है 15 माइक्रोफैरड। तो ऐसा प्रश्न ठीक हमने धारिता, जब हमने तुल्य धारिता निकाली थी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था, तो ऐसे क्वेश्चन करने की हमने कोशिश की थी वहां पर भी, और हमने वहां पर भी उत्तर निकाला था। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, डायरेक्ट जो है वह क्या किया गया है, कंपटीशन में आपसे पूछा गया है। यदि किसी का उत्तर आए तो आप चैट के माध्यम से जरूर बतला सकते हैं। यदि किसी का भी उत्तर आए तो आप चैट के माध्यम से बतलाएं। ऑप्शन ए 9 माइक्रोफैरड उत्तर आ रहा है GIC फरसारी से। यह ऑप्शन गलत है, 15 माइक्रोफैरड आंसर आना चाहिए। देखिए यह ऐसा प्रश्न हमने पहले भी बहुत कर रखा है, तुल्य धारिता में भी किया है और आप तुल्य प्रतिरोध में भी किया है। यदि आप इस पॉइंट को A बोल रहे हैं तो ये पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और यदि आप इस पॉइंट को B बोल रहे हैं तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर बन रहा है C। तो हमारे पास 3 ही पॉइंट हैं A, B और C, और आपको
पता है कि यदि हमें ए बी और सी बनाना हो तो हम त्रिभुज की तरह ए बी सी बना देते हैं। यहां पर देखिए ए और सी के बीच में एक C2 लगा है, तो ए और सी के बीच में आपने एक C2 लगा दिया। फिर से देखें यदि, तो ये C2 की तो बात हो गई। बी और सी के बीच में एक C1 लगा है, तो बी और सी के बीच में आप एक C1 लगा दें। इसके बाद फिर से बी और सी के बीच में क्या लगा है, एक C3 भी लगा है, और यहां पर एक क्या लगा है, एक C4 और लगा है ए और बी के बीच में। तो यह जो परिपथ है वो परिपथ ऐसे होगा। तो यदि सभी का मान 9 माइक्रोफैरड है तो आप ध्यान दीजिएगा, यह जो परिपथ अब बनेगा वह कुछ ऐसा बन जाएगा। यह तो 9 माइक्रोफैरड C1 और C3 का समांतर क्रम संयोजन होगा, और C1 और C3 समांतर क्रम संयोजन होने के बाद 18 माइक्रोफैरड आ जाएंगे। 18 माइक्रोफैरड, और एक 9 माइक्रोफैरड जो है वह आपका यहां और लगेगा। 9 और 18 माइक्रोफैरड जो है अब वह श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में 9 और 18 माइक्रोफैरड को यदि आप जोड़ेंगे तो यह 6 माइक्रोफैरड के बराबर होगा। तो अब यह जो है यह 9 माइक्रोफैरड हो गया, और यह ऊपर से आपका कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड आ गया। 9 और 6 अब वापस समांतर क्रम में है, तो सीधे योग हो जाएगा। तो 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन डी जो है वह क्या है, सही है। ऐसे प्रश्न हमने पहले भी आपके कर रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी आप लोगों को, क्योंकि यह प्रश्न आपको पहले भी क्लास के दौरान कराया जा चुका है, और यह यूपी सीपीएमटी 2012 में यह प्रश्न पूछा है। चलिए, तो यदि यह प्रश्न हो गया तो हम कुछ और प्रश्न करते हैं। विभव पर अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं जो कि हमारे पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में। तो पहला प्रश्न हम करते हैं AIEEE 2004 का। AIEEE 2004 का, जिसमें बोला जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, ऐसा A, B और C, जिसमें भुजाएं BC तथा AC प्रत्येक 2A है। मतलब BC बराबर AC जो है वह दिया गया है कि 2A के बराबर है। D और E क्रमशः BC, D और E, D और E क्रमशः BC और AC के मध्य बिंदु हैं। आवेश Q को D से E ले जाने में, Q को D से E ले जाने में, D से E ले जाने में कार्य क्या होगा। आवेश Q को और प्रत्येक ABC पर जो है वह छोटा q रखा गया है। तो यह प्रश्न आपके AIEEE 2004 में आया था। ऑप्शन में पहले लिख देता हूं, फिर से एक बार क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। ऑप्शन आपका दिया गया है कुछ ऐसा। ऑप्शन बी जो है वह आपको दिया गया है ऑप्शन सी जो है वह आपको दिया गया है एप्सिलॉन नॉट ए, और ऑप्शन डी जो दिया गया है वह दिया गया है 0। फिर से एक बार प्रश्न समझ लीजिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें BC और AC जो लंबाई है उसका मान आपको दिया गया है कितना, उसका मान आपको दिया गया है 2A के बराबर। हर कोने पर छोटा q रखा गया है। D से E तक यदि आपको एक आवेश q ले जाना है तो आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य का मान आपको बतलाना है। यदि किसी का उत्तर आए तो चैट के माध्यम से बतलाएं।
2 मिनट का समय है आपके पास। यदि उत्तर आए तो आप चैट के माध्यम से बतलाएं। देखिए, यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में हमें D से E तक एक आवेश को लेकर जाना है, एक चार्ज को लेकर के जाना है और हमें कार्य बतलाना है। तो यदि आप विभव का सूत्र आपको याद है तो विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो जो कार्य होता है वह क्या होता है, Q इंटू V के बराबर होता है। वो कार्य किसके बराबर होता है, Q इंटू V के बराबर होता है। ठीक है, अब यदि आप आगे बात करें तो यहां पर हम V के जगह VD माइनस VE लिख सकते हैं। ये Q को हम कैपिटल Q लिख देते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, कैपिटल Q को लेकर के जाना है। तो जिसको लेकर के जाना है उसी को हम लिख देते हैं। और V के जगह पे आप VD माइनस VE लिख सकते हैं। VD माइनस VE क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें D से E तक लेके जाना है। तो यदि D से E के बीच की विभवांतर की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। तो ध्यान दें यहां पर कि यदि हम VD की बात करें, देखिए D पे यदि आप विभव निकालेंगे तो यह B के कारण होगा, C के कारण होगा और A के कारण होगा। ठीक है, और उसी तरीके से जब E पर आप विभव निकालेंगे तो A के कारण होगा, C के कारण होगा और B के कारण होगा। तो यदि आप VD की बात करें तो VD बराबर, अगर हम आपको लिखना चाहें तो हम B के कारण पहले लिखेंगे KQ बटे R, और R बेसिकली A हो जाएगा। C के कारण लिखेंगे तो KQ बटे R और यह KQ बटे A हो जाएगा। और यदि A के कारण D पर लिखेंगे, ये मैं लिख दूं कि यह B के कारण है, यह C के कारण है, और यदि A के कारण लिखेंगे तो हम R निकालते भी नहीं है, हम KQ बटे R बोल देते हैं। यह जो दूरी हमारे पास आ रही है, इस दूरी को आप क्या बोल दें, R बोल दें। ठीक है, और यदि आप E पे निकालेंगे, E पे भी यदि आप निकालेंगे तो आप B के कारण जब लिखेंगे तो यह KQ बटे R होगा। यहां पर जो दूरी है वह किसके कारण आ रही है, यह जो है यह दूरी भी क्या होगी, R ही होगी। C के कारण यदि आप इस पर निकालेंगे तो यह KQ बटे A होगा, और यदि आप E के कारण निकालेंगे, सॉरी, आप B, C और A के कारण, तो यदि आप A के कारण निकालेंगे तो यहाँ KQ बटे A होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपने VD माइनस VE किया तो शून्य आ रहा है। ठीक है, VD माइनस VE किया तो क्या हो गया, शून्य हो गया। तो जो कार्य है वह क्या हो गया, Q इंटू शून्य बराबर शून्य। तो जो कार्य है वह क्या है, 0 है। तो यहाँ पे कार्य निकालने की जरूरत नहीं थी। यदि हम विभवांतर ही निकाल लेते तो यह दोनों क्या हो गए, समविभवीय बिंदु हो गए, D और E। D और E पर विभव जो है वह समान है, तो D से E ले जाने में किसी भी आवेश को कोई भी कार्य करने की जरूरत हमें नहीं। आप इसे कार्य के सूत्र के हिसाब से भी क्या कर सकते थे, कार्य के सूत्र के हिसाब से भी बतला सकते थे, लेकिन हमने विभव निकाला पहले और विभवांतर को शून्य सिद्ध करके हमने क्या किया, तो इस प्रश्न को कॉपी कर लें, फिर हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलिए, तो हम अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमें बोल रहा है कि हमारे पास दो बिंदुएं हैं P एवं Q। ठीक है, तो हम दो बिंदुएं बना लेते हैं। पहले यह बिंदु हमारा P है और यह बिंदु हमारा Q है। P का जो विभव है वह दिया हुआ है 10 वोल्ट। P का जो विभव है वह कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट, और Q का जो विभव है वह दिया हुआ है -4 वोल्ट। P का विभव भी है और Q का विभव भी है। बोला जा रहा है 100 इलेक्ट्रॉनों को
P से Q तक ले जाने में, P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, P से Q तक ले जाने में किया गया कार्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं 4 ऑप्शन में आपको लिख देता हूं। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको -19 गुने 10 के पावर -17 जूल। ऑप्शन बी दिया गया है आपको 9.6 इंटू 10 टू द पावर -17 जूल्स। ऑप्शन सी दिया गया है आपको -2.24 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल्स। और ऑप्शन डी दिया गया है आपको 2.24 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल्स। यह प्रश्न की बात करें तो यह आपको AIEEE 2009 में आया है। AIEEE 2009 में यह प्रश्न आया है। यदि किसी का उत्तर आया तो चैट के माध्यम से बतलाएं। यह -16 है, यह -6 रह गया है। ऑप्शन डी देख ले, यह -16 होना चाहिए। तो देखिए, कार्य करना है, कार्य करने में फिर से सबसे पहले विभवांतर निकालना पड़ेगा, VPQ, जो कि होगा -4 -10 बराबर -14। यदि 100 इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो जो Q का मान है, Q का मान क्या होगा, 100 गुने 1.6 गुने 10 के पावर -19। यदि आप इसे सॉल्व करें तो यह 1.6 गुने 10 के पावर -17, और यह आवेश भी कहाँ कितना होगा, माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। तो अब हमें कार्य निकालना है। कार्य बराबर क्या हो जाता है, कार्य बराबर हो जाता है विभवांतर VPQ गुने आपका क्या हो जाएगा, आवेश। तो देखिए, दोनों ही माइनस में है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस होगा, तो ऑप्शन ए और सी तो हमारा नहीं होगा। हम ऑप्शन पहले ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ऑप्शन ए और सी हमारा नहीं होगा। यदि आप अब 16 गुने 14 करें तो 16 गुने 14 आपका क्या आएगा, 2.24 आना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है वह क्या है, करेक्ट है। तो कार्य निकालने के लिए सर्वप्रथम आप क्या कर सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें विभवांतर निकालना है, और विभवांतर निकालने के बाद आप उसे आवेश से गुना कर दें। तो इसे यदि आप 14 और 16 को गुना करेंगे तो 224 ही आएगा। तो 2.24 गुने 10 के पावर 16 जो है वह आपका उत्तर होगा, -16 जूल। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे विभव पर थे, विभव और विभवांतर पर। विभवांतर में ही आप कार्य और बेसिकली जो हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा भी इसी में आती है। तो हमने जो 3 चैप्टर पढ़ रखे हैं, जो पहले 3 चैप्टर हमारे एनसीईआरटी के हैं, उन पर हमने क्या किया है, उन पर हमने आज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नीट और जेईई जैसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हमने देखा है। आगे जो हमारी क्लास होगी उसमें भी अभी हम पहले इन 3 चैप्टर के प्रीवियस ईयर पेपर को ही करते रहेंगे। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। थैंक यू।